कितना आया इसका आयरन का x 3 आइटम है तो 3x माइनस, ऐसे बोलेंगे ना, एक आयरन का x 3 आयरन है तो 3x, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन का, तो x का वैल्यू तो +8/3 फ्रैक्शनल है ना। इसका मतलब जरूर इसमें तीनों आयरन का +8/3 नहीं होगा, किसी किसी का अलग अलग होगा। तो आपको हम बता देते हैं ये जो वैल्यू है ये Fe3O4, ये कंपाउंड जो है वह मिक्स ऑक्साइड है। मतलब ओरिजिनल में Fe3O4 यह क्या है, FeO प्लस Fe2O दोनों कंपाउंड का मिल करके ये बना है। आपको देखो ना, 2 आयरन एक आयरन मिला के 3 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिला के 4 होगा ना। आप गौर करना, ये अलग ऑक्सीजन यहाँ पे अलग निकालिए, यहाँ पे अलग निकालिए आयरन का, तो अलग निकालिएगा FeO में आयरन का X, ऑक्सीजन का इक्वल टू, तो X का वैल्यू 2। उसके बाद Fe2O3 में आयरन का निकालिए तो 2x, और 3 ऑक्सीजन है तो x का वैल्यू, तो यहाँ पे ना एक आयरन का आपका +2 है और 2 आयरन का मतलब 2 आयरन का +3 है, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा तो एक आयरन का हो गया 2 और 2 आयरन का +3 कितना हो गया 6, सब मिला के कितना, तो कितना एटम का 8 हुआ, तो एक एटम का कितना होगा, तो वही यहाँ है। ठीक है ना, समझ रहे सब लोग। तो ऐसे निकाला जाता है ये। हाँ, इसका आएगा +8, लेकिन आप सोचो कि इसमें Br2O8 है ना, इसमें 3 Br3 था, गलती है, थोड़ा सा एक्सचेंज कर लीजिए आप, Br3O8 मॉलिक्यूल, तो Br3O8 का निकालो तो है ना 16/3। इसमें भी फ्रैक्शनल आया कि नहीं, इसमें भी फ्रैक्शनल आया, मतलब इसका 3x - 16 = 0, तो x का वैल्यू +16/3। इसमें भी, तो इसमें भी अलग अलग होगा, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखिएगा। 3 ब्रोमीन है और 3 ब्रोमीन है, तीनों ब्रोमीन ऐसे ऐसे बॉन्ड किया है, और 8 ऑक्सीजन है तो 3 इसको दे देंगे और 3 यहाँ और 2। अब इसके साथ देखो, याद करो, इसका ब्रोमीन का भाई ऑक्टेट तो पूरा ही है, तो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है, तो भाई यहाँ तो इसको साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर देगा। और कौन सा पीरियड का है, 3rd पीरियड, 4th पीरियड है, 4th है, तो ये बताओ कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड होगा यहाँ भी, और यहाँ भी क्या होगा। तो इसमें अगर स्ट्रक्चर निकालिएगा तो कैसे होगा बताओ, तो ये ब्रोमीन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये खींचेगा कितना, 2 4, तो 2 ब्रोमीन का 6, और यहाँ कितना, इधर 2 और इधर 2 +4, और यहाँ, तो सबको जोड़िएगा तो एवरेज इतना ही आएगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर से भी निकलेगा, एक्सेप्शनल है ये सब, इसको आपको स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा तभी हो सकता है, माने ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है कि और हज़ारों हो जाएगा, वैसे नहीं, 2 4 5 ही है ऐसा, है ना। बाकी सिंपल टाइप का तो बताए हैं, सिंपल टाइप ज़्यादातर सिंपल ही यूज़ होगा, इसमें कोई और यूज़ नहीं, इस तरह का दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें हर ब्रोमीन का बताइए, एवरेज यहाँ पे 16/3 है तो हर ब्रोमीन का कितना कितना होगा, ऐसे पूछेगा आपसे। ठीक, उसके बाद आगे हम एग्जाम्पल दिए थे, याद करो कि Cu2S, इसमें सल्फर का भी अननोन और कॉपर का भी अननोन। क्यों, क्योंकि रूल कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट का वेरिएबल होता है, लेकिन वेरिएबल में आपको बताया था कि कॉपर का या तो +1 होगा या तो, सल्फर का भी रूल में नहीं है। तब दोनों अननोन रहे तो और आसान है, ये दोनों अननोन रहे तो चुपचाप यहाँ वाला 2 लिखा हुआ इसको यहाँ दे दीजिए, यहाँ पे वैलेंसी एक्सचेंज करते थे ना, तो यहाँ पे बताओ कि कौन मेटल है, तो प्लस चार्ज किस पे होगा, तो यहाँ पे देखिए इस पे हो जाएगा 1 है तो इस पे क्या हो जाएगा, और इस पे यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट
एक कॉपर का +1 तो दो कॉपर का +2 और -2 मिला के 0। उसी तरह से ये भी एग्जाम्पल दिए होंगे FeS2, इसमें भी आयरन भी वेरिएबल है, आयरन का हमको पता है +2 होता है +3 होता है, लेकिन कौन होगा वो तो निकालना होगा ना। तो इसमें भी वैलेंसी एक्सचेंज मेटल ही है, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे -1, तो एक सल्फर का -1 दो सल्फर का -2 होगा ना। इससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया कि आयरन का +2 हो गया है सल्फर का। और ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी हम लोग निकाल रहे हैं तो एक एटम का मिला के निकाल रहे हैं, दो एटम का नहीं। ठीक है ना, कॉपी करिए। जो लोग नए लोग हैं आज थोड़ा एक्सेप्शनल ही होगा, तो लग रहा है वो क्या क्या बता रहे हैं, नहीं। लेकिन आज लेक्चर याद करके हम देखेंगे दो लोग कौन कौन लोग हैं। यहाँ 2 3 इधर है, 3 5 6 7 8 लोग, 8 लोग को। कॉपी करिए। एक और लास्ट एग्जांपल देख लो आप, क्या था CrO5, इसमें क्रोमियम का था, तो क्रोमियम का X, ऑक्सीजन का तो -10 इक्वल टू क्रोमियम का कितना आ गया, क्रोमियम का +10 है, लेकिन क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन 86, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मैक्सिमम इसका कितना इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकता है। हम जानते हैं ना बॉन्डिंग में जो वैलेंस लास्ट का इलेक्ट्रॉन रहता है वही पार्टिसिपेट करेगा, तो मैक्सिमम इससे कितना इलेक्ट्रॉन कोई ले जा सकता है। लेकिन यहाँ +10 का मतलब क्या कह रहा है कि मेरा कोई 10 इलेक्ट्रॉन ले गया, तो गलत है ना ये। और जहाँ पे भाई मैक्सिमम से ज़्यादा आने लगे वहाँ पे आंसर क्या होता था, जहाँ भी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्रोमियम का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम +6, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना, नहीं, क्रोमियम मेटल है और मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, तो भाई मिनिमम गेन ही नहीं करेगा तो 0। यानी कि नॉन मेटल याद करो, हम लोग सल्फर में दिखाए थे लॉस भी कर सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि कौन है, मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इसलिए उस तरह से काम करेगा वहाँ पे। तो इसका आंसर तो 6 हो जाएगा भाई, मैक्सिमम से ज़्यादा आने लगे तो 6 होगा। लेकिन आंसर हम बोले थे कि जहाँ भी कभी मैक्सिमम से ज़्यादा आने लगे तो वहाँ पे क्या कारण हो सकता है, पेरोक्साइड लिंकेज। और पेरोक्साइड लिंकेज किसको बोलते हैं, जब ऑक्सीजन एटम के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब कैसे, इसका भी ट्रिक है, कितना पेरोक्साइड लिंकेज होगा ट्रिक बताते, देखना। आना कितना चाहिए था, आया कितना, तो माइनस कीजिए, कितना आया 4 आया, तो इसका मतलब इसके अंदर में कितना पेरोक्साइड लिंकेज होना चाहिए। ट्रिक है, ट्रिक को थोड़ा समझना पड़ता, ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो ट्रिक में भाई 4 यहाँ आया, मतलब 4 पेरोक्साइड लिंकेज होना चाहिए। और एक पेरोक्साइड लिंकेज के अंदर में कितना ऑक्सीजन होता है, तो 4 पेरोक्साइड के लिए कितना ऑक्सीजन होना चाहिए 8। अरे एक पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन होता है ना, तो 4 पेरोक्साइड के लिए कितना ऑक्सीजन, तो यहाँ 8 ऑक्सीजन है नहीं है, तो और एक कम करेंगे, 4 नहीं क्या होगा 3, तो 3 पेरोक्साइड के लिए कितना ऑक्सीजन होना चाहिए है 6। इसका मतलब एक और कम करो, 2 पेरोक्साइड के लिए, तो यहाँ इसका मतलब कितना पेरोक्साइड कंफर्म हुआ, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर में 2 पेरोक्साइड कंफर्म हुआ, तो 2 पेरोक्साइड में कितना ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब इस क्रोमियम का X है और 4 ऑक्सीजन कैसा ऑक्सीजन है, पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेते हैं, तो 4 ऑक्सीजन का -4 और 1 ऑक्सीजन क्या होगा नॉर्मल ऑक्सीजन, तो नॉर्मल ऑक्सीजन का तो कितना आंसर होगा। इसको स्ट्रक्चर से बनाते हैं, देखिए स्ट्रक्चर कैसे होगा, ध्यान रखिए, बहुत फेमस स्ट्रक्चर, ये सब पूछता है स्कूल में, ठीक, बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आता है। तो 4 क्रोमियम हुआ, और भाई ध्यान से सुनिएगा, 4 क्रोमियम हुआ तो भाई इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है 6। हम बोले थे कि सेकेंड पीरियड का नीचे वाला एलिमेंट मैक्सिमम उतना ही बॉन्ड बना सकता है जिसके यहाँ उसके पास, तो 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन इधर हुआ, तो देखो 1 बॉन्ड ही होगा, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड, तो 1 ऑक्सीजन देखो, 1 इधर 1 इधर हुआ, कितना अभी क्रोमियम कितना बॉन्ड बना दिया है
अब कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसके पास? 2 है, तो एक लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा और कोऑर्डिनेट करने के बाद ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि कौन पीरियड एलिमेंट है ना, सेकेंड से नीचे है ना जी, पीरियड नहीं समझ में आ रहा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसा लिखेंगे? तो ई होगा। बताओ इसमें कितना पेरोक्साइड है, तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और ये माइनस, देखो सब मिला के कितना माइनस। अरे देखो 6 बॉन्ड खींचा है तो 6 इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना इसका, तो +6 है ना। और ये क्रोमियम का बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, क्रोमियम का बहुत फेमस स्ट्रक्चर है। देखो कैसा स्ट्रक्चर आपको फील होगा, देखो कैसा दिखाई दे रहा है, बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है ना। तो क्रोमियम ऑक्साइड का ही बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, इसलिए स्ट्रक्चर को याद ही रखिएगा, अलग टाइप का है इसमें, ठीक। और ऑक्सीडेशन नंबर +6 हुआ, ठीक। कभी कभी स्ट्रक्चर पूछता है इसलिए ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर तो हम आपको बता ही दिए, कभी भी मैक्सिमम से अगर ज़्यादा आने लगे तो आंसर मैक्सिमम वाला होगा, ठीक। कॉपी करिए सब लोग। तो रिडॉक्स रिएक्शन में कभी कभी पहचानने के लिए आएगा, जैसे आप ज़रा समझिए कि H2SO4 और NOH आपस में रिएक्ट करेगा Na2SO4 + H2O। तो बताइए कि क्या यह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन? ऐसे यस सर नहीं करके, जादू टाइप का नहीं बात करना है, निकाल के चेक करना है कि हाँ है या नहीं है। यस सर नो सर तो बोलने किसी को भी आता है ना आर्यन, हाँ वैसे नहीं बोलना है, निकालना है। कैसा रिएक्शन है, ये क्या है, ये एसिड, और ये क्या है, बेस ना है। ये एसिड बेस रिएक्शन है। आपको हम बता देते हैं कि कभी भी एसिड बेस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, कभी भी एसिड बेस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। तो चेक कर लेंगे, ऐसे ही अंदाज़ा नहीं करेंगे। इसमें तो हाइड्रोजन का कौन कौन है, हाइड्रोजन तो फिक्स वाला है, ऑक्सीजन भी फिक्स वाला है, वेरिएबल वाला कौन है, तो सल्फर का यहाँ निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का। तो हाइड्रोजन का +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2, सल्फर का X -8 इक्वल टू, तो X का वैल्यू, तो सल्फर का यहाँ +6। यहाँ सोडियम अल्कली मेटल भी फिक्स वाला, ऑक्सीजन भी फिक्स वाला, हाइड्रोजन भी, तो जनरली फिक्स वाला तो बदलता नहीं है। तो अब यहाँ सल्फर का यहाँ निकाल लीजिए, तो यहाँ पे देखो अल्कली मेटल का +2, सल्फर का X, तो X का, और कोई बदलने वाला है इसमें, तो और कोई बदलने वाला है ही नहीं, तो मतलब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बदला ही नहीं, इसका मतलब ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब किसी का ऑक्सीडेशन हो तो किसी का, हाँ किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन हो, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम। और एसिड बेस रिएक्शन नॉर्मली रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, ठीक। तो पहचानने के लिए आपको ना कभी भी पूछेगा क्या, ये 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, ऐसा पूछेगा। एक आठों मिल जाएगा रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब जैसे एग्जांपल देते हैं, +2 है, देख लीजिए, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है? तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, अरे जो चार्ज होता है वही ना ऑक्सीडेशन, +2। इसमें मैं किसका निकालेंगे, अपने से सोचना पड़ेगा, अंडरलाइन आप नहीं किया रहेगा। तो मैंगनीज का निकालेंगे, तो मैंगनीज का X, ऑक्सीजन का -4, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन इक्वल टू, तो X का वैल्यू, ठीक, +7। तो इसमें मैंगनीज का देखिए प्लस, जो अपने से देखिए ध्यान सुनना, पहले से जो चार्ज होगा वो पूरा परमैंगनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसमें मैंगनीज का हम अपने से निकालने के बाद गोल कर देंगे कि हम अपने से निकालें,
तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आयरन का, तो बताओ +2 से +3, तो +2 से +3 को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। सोच के बोलो। हाँ बोले थे ना, ऑक्सीडेशन का ट्रिक बताए थे, OIL, O4 I4 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो +2 से +3 को क्या बोलेंगे? बढ़ा ना। तो इसमें से कौन ऑक्सीडाइज किया? आयरन। और यहाँ मैंगनीज का 7 है और यहाँ मैंगनीज का, तो घटा के बढ़ा? घट गया। तो मैंगनीज का घट गया, मतलब देखो ध्यान से, घटा मैंगनीज का, लेकिन मैंगनीज अकेला है नहीं ना। तो मैंगनीज अकेला नहीं ना है, तो इसका मतलब है बोलेंगे पर मैंगनेट आयन। इसका नाम क्या है? क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ? आयरन। रिडक्शन किसका हुआ? मैंगनीज का। मतलब रिडक्शन किसका हुआ? मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन। तो ऑक्सीडाइज अलग किया, रिड्यूस, तो ऐसे रिएक्शन का नाम रिडॉक्स रिएक्शन। और कोई ऐसा रिएक्शन मिले जिसमें केवल ऑक्सीडेशन दिखे या केवल रिडक्शन दिखे, तो समझना कि वह रिएक्शन या तो आधा है या तो फिर गलत है। कि कोई भी ऐसा दुनिया में, भाई कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कोई गेन करने वाला है तभी ना लॉस करेगा। तुमको मान लिया दान करना है, तो तुम क्या करते? जाकर रोड पे चुपचाप पैसा रख के आ जाते हो। तो मम्मी बोले पैसा भुला के आ गया, तो दान थोड़ी बोलेंगे उसको। तो दान करने का मतलब कोई दान दे रहा है तो कोई लेने वाला हो। जाके चुपचाप हम रख दिए वहाँ पे रोड पे, और जिसको मैंने वो ले लेगा, तो बोलेगा, वो तो थोड़ी बोलेगा दान मिला, तो बोलेगा पाया पैसा पाए हम, भूला हुआ था किसी नहीं। इसी तरह से कोई रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसका मतलब दूसरे वाला गेन करने वाला होगा तभी कोई लॉस करेगा नहीं। तो 100% कोई रिएक्शन अगर कोई लॉस कर रहा है, मतलब कोई ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो 100% उसमें कोई हो रहा होगा। अगर दोनों हो रहा है तभी वह रिएक्शन। बोलिए सर खाली ऑक्सीडेशन होगा तो बोलेंगे वो रिएक्शन आधा रिएक्शन है, उसको ऑक्सीडेशन आधा को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। जैसे ऐसा लिखा हुआ कभी लिखे, अगर ये Fe2 से यहाँ लिख दे Fe3, तो खाली इसमें क्या हो रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आधा रिएक्शन है ना, और आधा में क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज के रिड्यूस। इसलिए इसको लिखने के लिए कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, या खाली रिडक्शन हो तो उसको कहेंगे रिडक्शन हाफ। ठीक, समझ में आ रहा है? मोहिनी कुछ नहीं। तो ये तो इसमें तो तुम्हारा गलती है एकदम 100%। इसलिए गलती तुम्हारा है क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे इसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो इस रिएक्शन में सबका किसका किसका ऑक्सीडेशन निकालने का मन करेगा? अंडरलाइन नहीं रहेगा अपने से। फास्फोरस का निकालेंगे, इसमें निकालने की जरूरत है। ऑक्सीजन का फिक्स है कि एक ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। नहीं निकालेंगे। इसमें भी किसका निकालेंगे? पी का। इसमें भी तो सबका पी का निकालो। तो जल्दी देखते हैं कितना लोग का आ रहा है भाई। मोहिनी निकाल के देखो, बनेगा मोहिनी? टेंशन खाली दिमाग में टेंशन मत लो, हम हैं ना अभी बताएंगे। तो आज जो पुराना लेक्चर है लग रहा होगा कि खूब पढ़ा दिया, लेकिन जो पढ़ा है उसे पूछो बहुत कम ही पढ़ाए थे, है ना। तो आज लेक्चर है उसका रिकॉर्डेड, उसको हम रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे। और देने के बाद आज ही मन करेगा तो फ़ोन कर लेना, थोड़ा बैठ के आज ही कर लो। हम फिर बैठे रहेंगे, डाउट होगा तो डाउट भी बता ही देंगे। कल का कौन देखा है? आज का काम आज। इस फास्फोरस का कितना? क्यों 0? क्योंकि फास्फोरस फ्री एलिमेंट है, और फ्री एलिमेंट में बोले थे किसी दूसरे के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन का झंझट। उसके बाद इसमें +1 ना, कैसे? हाइड्रोजन का रूल है तो एक हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 हाइड्रोजन का, फास्फोरस का X, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 ऑक्सीजन का तो -4, और जितना चार्ज रहेगा इक्वल टू -1। तो कितना होगा? इसका मतलब इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें X का वैल्यू
तो ऑक्सीडाइज कौन किया, रिड्यूस कौन किया, पता करो तो +0 से +1 क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, इसको ऑक्सीडेशन, यानी कि फास्फोरस ऑक्सीडाइज किया। कहाँ वाला फास्फोरस ऑक्सीडाइज किया, P4 में जो फास्फोरस है वो ऑक्सीडाइज किया। रिड्यूस कौन किया, देखो ये तो कुछ जादू टाइप का दिख रहा है। क्या जादू टाइप का दिख रहा है कि P4 वाला फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज किया। और बोली सर वही कैसे हो जाएगा, वो तो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज किया, वो तो खत्म हो गया होगा। अरे ऐसा ऐसा हजारों मॉलिक्यूल कंटेनर में होगा ना, रिएक्शन हो रहा है, का एक मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराएंगे, एक मॉलिक्यूल कितना होगा सोचो तो, दिखाई देगा रे, अभी समझ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल पानी कितना होता है बताओ, एक ड्रॉप पानी लीजिएगा उसमें कितना मॉलिक्यूल हो जाता है। एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेंगे ना, उसमें वाटर का लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होगा, मिल करके एक ड्रॉप ऑफ वाटर बनेगा। ठीक, तो उसी तरह से कि एक फास्फोरस मॉलिक्यूल ऑफ P4 का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज किया होगा तो दूसरा रिड्यूस किया होगा। तो ये भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कि नॉर्मल टाइप का नहीं फील हो रहा, नहीं तो नॉर्मल टाइप का फील नहीं होगा, मतलब इसमें हो क्या रहा है कि फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, फास्फोरस ही है ना, सेम एटम नहीं, दूसरा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होगा P4 का और दूसरा एटम रिड्यूस हो रहा होगा, तो ये भी रिडॉक्स हुआ ना। लेकिन ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन का ही नाम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। ऐसे ही रिडॉक्स रिएक्शन का नाम जिसमें ध्यान रखना, जिसमें क्या सेम ही एटम ऑक्सीडाइज करे और सेम ही एटम माने सेम सैंपल वाला से फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज किया, उसी सैंपल से फास्फोरस ही रिड्यूस किया। तो ये तो रिडॉक्स तो है ही, ये रिडॉक्स में भी स्पेशल टाइप दिख रहा है। ऐसा स्पेशल टाइप रिडॉक्स का नाम है ना, मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब कि वैसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम ही एटम ऑक्सीडाइज करे और सेम ही एटम ऑफ द सेम सैंपल, एक एटम ऑक्सीडाइज करेगा वो तो खत्म हो जाएगा ना रे, लेकिन वही एटम हो लेकिन उसी सैंपल वाला हो, दूसरा से नहीं। ये नहीं कि फास्फोरस P4 वाला ही होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा फास्फोरस ऑक्सीडाइज करेगा, उसको नहीं बोलेंगे। ध्यान सुनो, हम बार बार 2-3 बार बोलने का कारण क्या है कि P4 वाला फास्फोरस ऑक्सीडाइज किया। और ऐसा भी तो हो सकता था कि ऐसा वाला फास्फोरस ई भी फास्फोरस है, तो बताओ ई सैंपल और ई सैंपल सेम है कि अलग हो गया। अगर ई वाला रिड्यूस करता है तब इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बोलते, मैंने P4 वाला ही ऑक्सीडाइज करे, P4 वाला ही, तो ऐसा रिडॉक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, ऐसा रिएक्शन का नाम, तो आगे लिखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ उसका हमें डिफिनेशन लिख रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें लिखो द रिएक्शन इन विच सेम एटम इज ऑक्सीडाइज एंड सेम एटम इज रिड्यूस फ्रॉम द सेम सैंपल। सेम एटम इज रिड्यूस फ्रॉम द सेम सैंपल। सेम सैंपल बोलने का मतलब P4 वाला ही ऑक्सीडाइज करे फास्फोरस और P4 वाला ही फास्फोरस रिड्यूस होना चाहिए, दूसरा फास्फोरस रिड्यूस वाला का नहीं, है ना। सेम एटम ऑफ द सेम सैंपल इज रिड्यूस, देन दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज, this type of redox reaction is known as disproportionation reaction। इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसका नाम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है ना, ऐसे ही रिएक्शन का नाम जिसमें फिर से सुन लो, बार बार हम बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, कंफ्यूजन हो जाएगा।
हम बोल रहे हैं फास्फोरस ऑक्सीडाइज किया, तो कहाँ वाला फास्फोरस ऑक्सीडाइज किया? P4 वाला। तो रिड्यूस किसका होना चाहिए? तब डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। इन एक रिएक्शन में फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है P4 वाला और फास्फोरस रिड्यूस हो रहा है E वाला, तो इसको नहीं बोलेंगे डिस्प्रो, उसको नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। पॉइंट समझ रहे हैं ना? हाँ, इसमें जरा सा देखो क्या ही रिएक्शन, आप जरा सा चेक करना सब लोग, क्या ही रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या? चेक करो तो, क्या यह रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाई दे रहा है? तो नीचे लिख देते हैं, बहुत लोगों को ब्लू पेन से शायद दिखने में दिक्कत हो, रेड पेन से। क्या यह रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है? ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0। इसमें ब्रोमीन का तो -1 ऐसे गोल कर दिए, इसमें ब्रोमीन का +5। अरे बार ब्रोमीन का x, ऑक्सीजन का -6 इक्वल टू -1 ना, तो x का वैल्यू, तो ब्रोमीन देखो रिड्यूस हुआ, ठीक, और ब्रोमीन ही, लेकिन जो ब्रोमीन रिड्यूस हुआ वो कहाँ वाला ब्रोमीन है? Br2, और जो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कहाँ वाला है? सेम सिंपल, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक। अच्छा, दूसरा देखो, एक और एग्जांपल दे रहे हैं क्या भाई? I2 से I- IO3-, क्या ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है? इसको भी चेक करिए, क्या यह रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है? अंदाजा करके नहीं बोलना है यार, जब तक मेहनत ना करे, निकाल ना ले, तो ऐसे तो हम भी ज्योतिष हैं, वैसा नहीं बोलना है कि नहीं है सर बोला ये है, हम जो बोलते हैं सत्य हो जाता है, त्रिकालदर्शी हैं हम। इसमें कॉपर पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? इसमें कॉपर पे कितना होगा? अरे आपको याद होगा ना, सल्फेट पे कितना चार्ज होगा? सल्फेट पे -2 होता है ना जी, तो जब इस पे -2 है तो इस पे +2 होगा ना। हमको सल्फर का निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे सल्फर बाकी जगह इधर तो है ही नहीं, ये तो जान के ऐसे लिख दिए थे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इसको हटा देते ऐसे, या इसको हटा देते या ऐसे लिख दे, बात बराबर। पूरा सल्फेट पे -2 है तो कॉपर पे, और यहाँ पे कॉपर पे कितना, कुछ नहीं लिखा है मतलब 0, तो कॉपर +1 से +2 क्या बोलेंगे? और तो ऑक्सीडाइज कहाँ से किया? कॉपर +1 से। रिड्यूस भी कहाँ से किया? फ्रॉम द सेम सैंपल, इसलिए यह रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब ये रिडॉक्स है कि नहीं? अरे रिडॉक्स का ही स्पेशल टाइप है। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री होता है वो आदमी नहीं है, आदमी का स्पेशल टाइप है, उसी तरह से रिडॉक्स का ही स्पेशल टाइप है। दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आगे का हम लोग हेडिंग लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा हम लोग अभी बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग बात कर लेते हैं, तब रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो कोई आइडिया ऐसे ही पूछ ले रहे हैं। मान लिया कि एज ए लेमैन नहीं समझ रहे हैं, मान लिया, ठीक, तो हम लोग याद करेंगे LIC एजेंट। क्या होता है LIC एजेंट? जो अपना LIC करा ले, जो दूसरे का कराए। आप LIC लीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है, ऐसे वही LIC एजेंट होता है ना। तो LIC एजेंट क्या होगा भाई? फिर सुनो, उसी से समझ में आ जाएगा। LIC एजेंट का मतलब जो दूसरे का
LIC करवाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, तो जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए मतलब दूसरे को ऑक्सीडेशन कराए मतलब क्या कराए, दूसरे को बोले इलेक्ट्रॉन लूज करो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना ऑक्सीडेशन, तो दूसरे को बोलेगा इलेक्ट्रॉन लूज करो, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद क्या करेगा, तो मतलब खुद रिड्यूस हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद ले रहा है तो रिड्यूस होगा ना। यानी आप बोल सकते हैं कि माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा स्पेसीज ऐसा कंपाउंड होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए। LIC एजेंट होता है जो पैसा वो नहीं लेता है यार, तुम्हारा पैसा लेके बैंक में जमा करा देता है, अब बेचारा को उसको उसमें अपना कुछ मिलता होगा कमीशन, अलग बात है, लेकिन यहाँ कमीशन वमीशन नहीं है ये। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से बोल रहा है पैसा नहीं लाना बीच में, पैसा का मामले में बहुत तेज सब लोग, पैसा मामले में बोले ना कि देखो इतना इतना है तो तुरंत कैलकुलेट कर देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो दूसरे को ऑक्सीडेशन करवा दे, याद रखने में मदद होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन दूसरे करवा दे लेकिन खुद का, लेकिन ज़्यादा मदद तो करेगा, देखो याद रखने के लिए ट्रिक काम करेगा। यानी आप याद रखना कि जो खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब खुद इलेक्ट्रॉन किसी का ले लिया मतलब दूसरे से खींच लिया, मतलब दूसरे को, यानी वैसा स्पेसीज, स्पेसीज मतलब एटम मॉलिक्यूल आयन, वैसा स्पेसीज जो खुद रिड्यूस हो जाए वही दूसरे को, मतलब वही स्पेसीज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, पक्का। उसी तरह से उल्टा अगर बात करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस कराए, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब अपना लूज करेगा तब ना दे दे, मतलब खुद अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे, मतलब खुद वही ना दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो। मैंने कन्फ्यूजन होगा तो LIC एजेंट याद रखना, इसे बार बार LIC मत रखना तो पैसा ही क्या याद आएगा। द स्पेसीज which oxidize the other, the species which oxidize the other and reduces itself, which oxidize the other and reduces itself is known as oxidizing agent। reduces itself है ना, उसमें अंडरलाइन करना, वो याद उसको रखना है, जो खुद रिड्यूस करे वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट भी लिखे लीजिए, दोनों एक साथ लिखा रहेगा, दोनों एक साथ समझेंगे। द स्पीसीज विच रिड्यूसेस द अदर, माने दूसरे को रिड्यूस करे लेकिन खुद को, रिड्यूसेस द अदर एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, and oxidizes itself behave as a reducing agent। यानी याद क्या, अंडरलाइन किसको करना है इसमें, हाँ, जो खुद ऑक्सीडाइज करे वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे आपको हम देते हैं यहाँ पे कॉपी में, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, FeC2O4, इसमें MnO4 माइनस से रिएक्शन हो गया +2 CO2, कंप्लीट रिएक्शन हम नहीं लिख रहे, आधा ही रिएक्शन लिख रहे हैं, देख लो। इसमें आपको पता करना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो रिएक्टेंट साइड देखना, प्रोडक्ट साइड नहीं देखना है ना। तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट प्रूफ करिए, ऐसे ज्योतिष टाइप का मत बताइएगा सर ई है, वैसा नहीं, प्रूफ बना के दिखाना है। तो इसमें ऑक्सलेट, ध्यान सुनना, ये ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट पे 2 माइनस, तो बताओ ये 2 माइनस है तो इस पे कितना चार्ज होगा, +2 होगा। अब रहा कार्बन पे निकालना, कार्बन भी अननोन है तो ये निकालने सिखाए थे, तो कार्बन पे, यहाँ कार्बन पे x, 2 कार्बन है तो -8 इक्वल टू, तो x का वैल्यू +3,
तो कार्बन पे +3। पर मैग्नेट आयन है तो इसमें किसका निकालेंगे? मैंगनीज का। कितना? तो x का वैल्यू +7। अब इधर निकाल लिए, प्रोडक्ट साइड में निकाले, आयरन पे तो निकाला वो +3 लिख लीजिएगा, आयरन पे +3 है। कार्बन पे निकालिए तो, और आयरन मैग्नीज पे निकाला हुआ है, ये देखो आयरन पे +2 है तो क्या हो गया? कार्बन पे +3 है तो ये क्या हो गया? तो +3 से +4 क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ना 3 से 4, तो जहाँ बढ़ता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडाइज किया, कौन किया ऑक्सीडाइज? Fe2O4। अरे एज ए कंपाउंड है ना, तुम्हारा अपना घर जाते हो बोलते हो भाई पापा का है, मेरा नहीं मानना, तुम अपने ही ना घर बोलते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से भाई ऑक्सीडाइज भले आयरन कर रही है, सब मिला के एक कंपाउंड है, तो ज़्यादा सही तरीका है कि ऑक्सीडाइज कौन किया, तो उसके लिए कहना है कि भाई Fe2O4 ऑक्सीडाइज किया, भले उसके अंदर में ऑक्सीडाइज आयरन कर रहा है ना। तो जो ऑक्सीडाइज करता है उसको क्या बोले थे अभी हम लोग? जो खुद ऑक्सीडाइज करता है उसी को, इससे पता चला कि क्या हो गया। अब जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरा दिमाग हम लोग चालाक है ना, क्योंकि एक ठो रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो दूसरा पक्का फिक्स है ना। चेक कर लेंगे, चीज सीख रहे हैं अभी हम लोग, इसलिए सीख रहे हैं। मैग्नीज का 7 है, यहाँ कितना है? तो क्या हुआ? +7 से 2 हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा, घटने मतलब, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या लिखाए हैं? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, बात समझ रहे सब लोग? तो ऐसा मेहनत करना पड़ेगा, इस ज्योतिष टाइप का नहीं बोलिएगा सर लग रहा है कि वो ऑक्सीडाइज है, और कभी कभी लगता है ना तो आंसर भी वही रहता है वो एग्ज़ाम में, लेकिन वो नहीं रहता है। हाँ, एग्ज़ाम में धोखा हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, H2C2O4 K2Cr2O7 CO2 और Cr+3, इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता करना है। इसका नाम क्या है? उसका नाम ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, और इसका नाम पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना? चलो जल्दी से, तो इसमें देखो किसका रूल में किसका निकालेंगे? कार्बन, तो कार्बन का निकालेंगे तो कितना आएगा? +3, और यहाँ कार्बन कितना है? +4, तो क्या हुआ? +3 से +4, और जो ऑक्सीडाइज करता है वो क्या होता है? तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे ही +6 निकाले हैं सब लोग? मोहिनी निकाली है? +6 आया, वाह। इसमें +6 से +3 3 आया, तो 3 आया मतलब सॉरी +6 से +6 क्या हुआ? और जो रिड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ठीक है ना? अच्छा, कभी एक और एग्जांपल देते हैं। इसमें बताइए कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, HCl + NOH, NaCl + H2O, इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग? सोचिए। यहाँ देखो कॉपर है, ध्यान सुनिए, कॉपर पे कितना होगा? 0, 0 क्यों होगा? फ्री स्टेट। यहाँ पे कॉपर पे ढूंढिए, ध्यान सुनिए सब लोग, जिससे बन भी गया है, तो यहाँ पे कॉपर निकालना है, तो हम लोग
नाइट्रेट पे पता है कि नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है, तो नाइट्रेट पे -1 है, तो यहाँ पे कॉपर का एक नाइट्रेट का प्लस -1, 2 नाइट्रेट का, हमको कॉपर का है तो नाइट्रोजन का क्या है, उसे का मतलब नाइट्रेट का एज ए होल पता है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, कॉपर का +2, तो 0 से +2 है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज करे वो नाइट्रोजन का यहाँ पे देखो +5 होगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा ही है अलग, नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है। अब दोनों जगह निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन क्या है, X +2, ठीक, और यहाँ पे नाइट्रोजन निकालना है ना, तो आप क्या करिए, इसको तोड़ के आप अलग करके नाइट्रेट यहाँ निकाल लीजिए अलग से। अरे नाइट्रेट पे ही ना नाइट्रोजन, तो X, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का +5, तो कुछ देखो +5 यानी कुछ नाइट्रिक एसिड एज इट इज ना ऑक्सीडाइज किया ना, और कुछ नाइट्रिक एसिड देखो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस। अब तो जोर से बोलेंगे तो उल्टा बोल देगा, ये गलत बोला था, इसलिए +5 से +2 क्या होता है, तो रिड्यूस हुआ ना। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, बोलिए सर भाई नाइट्रिक एसिड रिड्यूस किया, तो कुछ रिड्यूस किया है यहाँ पे, तो रिड्यूस किया है, इसका मतलब रिड्यूस किया मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूस किया मतलब हाँ कुछ ऐसे ही चला गया, ये अलग टाइप का रिएक्शन आगे काम आएगा। और दूसरा ध्यान रखना, ये क्या है, एसिड बेस, याद करो, और एसिड बेस रिएक्शन नहीं होता है, ये एसिड नहीं था, याद करना, ये ऑक्जेलिक एसिड है, याद करो, तो इसको एसिड, इसका मतलब बेस मत समझ लेना, ये नाम इसका ऑक्जेलिक एसिड है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड भाई ये बेस नहीं है, ये एसिड है लेकिन ये बेस, तो इसका मतलब एक जैसा है ना भाई, एक है कि एक से ज़्यादा रोल करता है, नाम भले ही ऑक्जेलिक एसिड है लेकिन यहाँ बिहेव क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब एक मॉलिक्यूल का एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है ना। यहाँ ये एसिड है तो दूसरा बगल में कौन है, इसलिए कौन रिएक्शन हो गया, और एसिड बेस रिएक्शन। तो उसी तरह से ये एसिड है तो लेकिन ये क्या है, बेस नहीं है, वरना इसलिए एसिड बेस रिएक्शन नहीं है ये, ठीक ना। चलिए तब तो आप लोग पता तो कर लीजिएगा कि कौन मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एक और पॉइंट, रिएक्शन दिया रहेगा तो उसमें देख के निकाल लेते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे थे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अंडरलाइन रहता है, लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़िएगा तो अंडरलाइन नहीं रहेगा, अपने दिमाग लगाना पड़ेगा किसका निकालना है, नहीं। उसी तरह से कोई रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट निकालना बहुत आसान है। कभी कभी रिएक्शन नहीं दिया रहेगा, बिना रिएक्शन का पता करना पड़ता है कभी कभी, तो पता करने का बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप ध्यान सुनना, KMnO4, ध्यान सुनिएगा सब लोग, इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, क्यों, अल्कली मेटल तो फिक्स है, पोटासियम अल्कली मेटल है, ऑक्सीजन, तो मैंगनीज का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या होगा, +7। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर, मैंगनीज का भाई एटॉमिक नंबर 25, 2887, ठीक। तो मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, मैक्सिमम +7 हो सकता है। और इस मॉलिक्यूल में मैंगनीज क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मैक्सिमम। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाईजेस्ट हो, तो वह मॉलिक्यूल अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगा अगर, तो वह मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है। क्या बोले, द मॉलिक्यूल इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज हाईजेस्ट, देन this molecule behave as a oxidizing agent in redox reaction। अब मोहिनी सोच रही है सर ये कार रटवा रहे हैं आप, समझा के लिखाइए,
है ना मोहिनी, ऐसी कम पढ़े ना, सही में समझना है इसको। बताओ इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते थे? जो खुद रिड्यूस करे, मतलब ऑक्सीडाइज ना ऑप्शन ना हो। तो बताओ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गया, तो क्या इसमें +7 से +8 का ऑप्शन है? +7 से +8 जा सकता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 ही है, तो 7 से 8 इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा? मतलब इसके पास ये ऑप्शन है। मतलब अगर ये खुद यहाँ से यहाँ जाता तो क्या बोलते हैं इसको? खुद ऑक्सीडाइज करता है। और खुद ऑक्सीडाइज होने पे क्या होता है ये? इसका मतलब ये ऑप्शन है इसके पास है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट कभी संभव है। लेकिन बताओ इसका सारा का सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो गुस्सा में होगा कि नहीं? नहीं, वापस करो मेरा इलेक्ट्रॉन। तो बताओ वापस करने वाला ही ऑप्शन है। कोई बोलेगा जहाँ कुछ बोलेगा तो और इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो है संभव इसके पास ले जाने का? इसका मतलब है कि वापस इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो लेगा ही, जबरदस्ती खींचेगा अपना तो लेगा, मतलब खुद क्या करेगा ये? और जो खुद रिड्यूस करेगा, तो इसके पास खुद रिड्यूस के अलावा कोई खुद ऑक्सीडाइज होने का ऑप्शन है? ऐसा कब हो सकता है? जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट हो, तो उसके पास फर्दर ऑक्सीडेशन का ऑप्शन, फर्दर क्या ऑप्शन हो सकता है? रिड्यूस होने का। और जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। मैंने हो सकता है, अभी हम नहीं बोलेंगे कि रिएक्शन करेगा तब ना बताएंगे क्या होगा। अरे कुछ ऐसा भी रिएक्शन है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन पता चला कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हो गया जिसमें कोई ऑक्सीडाइज को रिड्यूस नहीं किया, तो कैसे बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? जैसे एसिड है, भाई बोल रहे थे ना कि ऑक्जेलिक एसिड है, लेकिन बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब ना वो एसिड है। हाँ, बात समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह से भाई एसिड है, रिएक्शन बेस के साथ कर सकता है, लेकिन कभी कभी एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज़्यादा नेचर होता है। ठीक, जैसे H2SO4। दूसरा एग्जाम्पल देखो, H2SO4 बहुत तरह का है। ये इसका नाम क्या है? ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड। नाम भले एसिड है, लेकिन हमेशा एसिड जैसा बिहेव नहीं करता है। एसिड किसको बोलेंगे? जब ये H+ को, है ना? तो ध्यान रखना H2SO4 जरूरत पड़ने पे एसिड भी है, जरूरत पड़ने पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जरूरत पड़ने पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, थोड़ा सा ये सब ज़्यादा दिमाग वाला बात बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कर लीजिए, आगे काम आएगा कभी। अभी नहीं आएगा 11th में काम ये, लेकिन आगे जब कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बनाइएगा ना तो उसमें बहुत काम आएगा। हम ही बोल रहे कि सब है एसिड कब होगा? जब किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। ठीक, अब बोलिए सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रूफ करिए। तो हम बोले हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? और +6, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,8। ये मैक्सिमम है कि नहीं? तो मैक्सिमम होने से क्या होगा कि मैक्सिमम से +7 से +6 से +7 होगा, मतलब इसमें ऑक्सीडाइज होने का ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है इसके पास? रिड्यूस होने का। तो जो खुद रिड्यूस होगा वो क्या हो सकता है? होगा ना, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, लेकिन ये खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। बहुत तरह का होता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये। हाँ, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही। हाँ, ई क्या है? ई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना जी। और ई भी, जैसे आप बताओ तो एसिड के साथ रिएक्शन करता है? नहीं करेगा। एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा? उसी तरह से H2SO4 क्या है? एसिड है, और ई भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये भी क्या है? कैसे पता चला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KMnO4 बोलेगा हम तुमको ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो सल्फर बोलेगा है ये नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले जाओ। सोचो, सल्फर तो मैक्सिमम 6 था, सब इलेक्ट्रॉन ले लिया बेचारा का। अभी बोलेगा हम आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करा के रहेंगे, तो बोलेगा है ये नहीं, कहाँ से ले जाओगे? तो ये नहीं करेगा, मतलब आपस में रिएक्शन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में, यानी दोनों मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने का मौका दिया जाए तो यहाँ क्या बोलेंगे? नो रिएक्शन। जैसे बात समझ रहे सब लोग? जैसे आप बोलेंगे NOH बेस है और KOH भी बेस है, क्या रिएक्शन करेगा आपस में? तो बेस रिएक्शन नहीं करेगा भाई, और एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। उसी तरह से दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किससे रिएक्शन कर सकता है? रिड्यूसिंग। जैसे एसिड किससे रिएक्शन करता है? तो उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ये ट्रिक है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने का तरीका है कि कोई मॉलिक्यूल मिल जाए और उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाल ले तो वह रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर सकता है। अरे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कभी दूसरा रिएक्शन में एसिड भी तो हो सकता है। बात समझिए, ये नहीं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 100% होगा, ये नहीं कह सकते, रिएक्शन होगा तब ना कहिएगा आप। ठीक, तो इसको पॉइंट कर लिख लीजिए, नोट पॉइंट है ये। द मॉलिक्यूल इन विच, अब क्यों सोच लेना क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। द मॉलिक्यूल इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम is highest, oxidation state of central atom is highest, then molecule behave as a oxidizing agent। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हाइजेस्ट हुआ then molecule behave as a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन में, इन रिडॉक्स रिएक्शन। अगर रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन, सुनो क्यों ऐसा बता रहे हैं बार बार हम, अभी कह देगा कि एक मिक्सचर है H2SO4 और K2Cr2 H2SO4 और ऐसे ध्यान रखिएगा, और H2C2O4, ध्यान सुनिएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी दोनों का मिक्सचर लेगा, ध्यान सुनिएगा सब लोग, दोनों का मिक्सचर लिया और इस मिक्सचर को KMnO4 से रिएक्शन कराया जाएगा। तो बताओ ये क्या है और ये क्या है, तो ये क्या इस मिक्सचर के साथ ई इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये भी और ये भी। अभी सिखाएंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अभी सिखाना बाकी है ना। तो ये दोनों मिक्सचर एक साथ लिया गया है, तो ये और मिक्सचर को रख दिया गया नीचे, बाहर से उसको साथ रिएक्शन करने के लिए किसी को मिला रहे हैं, तो मिला किसको रहे हैं। अब KMnO4 क्या है, कैसे पता चला, क्योंकि इसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको याद रखना। KMnO4 सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन किससे करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन। तो यहाँ पे H2SO4 है क्या, तो इसके साथ ही मिलाएंगे, तो आपको ये तो जानना पड़ेगा ना कि KMnO4 H2SO4 से रिएक्शन नहीं किया होगा, है ना। अब ये इसके साथ करेगा कि नहीं करेगा वो आगे सीखेंगे अभी। हाँ, अभी सवाल सही बोला। तो बोला सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये काहे ने रिएक्शन किया, उतना बोले ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें पावर नहीं है कि इसको हम ऑक्सीडाइज कर दे। एजेंट है ना रे ऑक्सीडाइजिंग। अब कोई भी LIC वाला आएगा तो सब रोड पे सब LIC करवा लोगे, कोई बहुत बढ़िया से कन्विंस करे, देखिए कितना ज़िंदगी बदल जाएगा, बोले सर अभी तुरंत करिए, बात समझ रहे हैं। तो उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी पावर होता है कि कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। H2SO4 है लेकिन बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें कैपेसिटी नहीं है कि इसको ऑक्सीडाइज कर दे। अगर कैपेसिटी रखता तो कभी मिक्सचर रखते हैं इसके साथ, जैसे पढ़े होंगे ना कि किसी को माने कोई कहीं स्टोर किया जाता है प्लास्टिक में, पता चला कि आग को स्टोर करेंगे, ऐसा होगा, जला देगा इसको, तो स्टोर किसको कहाँ किया जाता है, सबका रिएक्शन ना करे उसके हिसाब से ना स्टोर करते हैं। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। एक और देखो तो बताओ ये क्या हो सकता है, K2Cr2 बहुत फेमस एग्जाम्पल है, पोटासियम डाइक्रोमेट बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ऐसे भी याद रखिए। लेकिन हम लोग भी समझ रहे थे, सर समझिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना अभी निकाले थे आप लोग, देखो ना, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 2 है, तो क्रोमियम का 2x -14, तो x का वैल्यू +6, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, तो हाईएस्ट हुआ कि नहीं, तो हाईएस्ट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर सकता है इन रिडॉक्स रिएक्शन।
तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट ये सबसे फेमस इसलिए है क्योंकि इसका दाम भी कम रहता है। लैब में मान लिया कोई रिएक्शन कराने जाए और एक ठो रिएक्शन कराने में स्कूल का एक बिल्डिंग बिक जाए तो वैसे रिएक्शन कराएगा बोलो। तो ये क्या होता है, कोई पोटासियम डाइक्रोमेट अगर एक बार खरीद के ला दिया एक बड़ा सा ड्रम में बोतल में तो रखा हुआ है, उसी में थोड़ा थोड़ा पानी मिला के स्कूल वाला काम चलाता है। तो स्टेबल रहना चाहिए, है ना, तब ना लंबा समय तक स्टोर कर पाएगा। तो बहुत सारा फैक्टर होता है, दाम आसानी से मिलना चाहिए और स्टेबल रहना चाहिए। अब पता चला कोई सस्ता है लेकिन 3 दिन में ख़राब हो गया, अब पता चला झारखंड बंद, तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा ना। तो जो स्टोर करके लंबा समय तक रख सके और रिएक्शन में इसका कलर भी होता है, अपना ध्यान रखना, कलर भी होता है इसका। हाँ, और रिएक्शन होने के बाद ये कलर बदल देता है, तो और आसान है। पता चल रहा है आपको, कोई बताना है का मॉलिक्यूल तो रिएक्शन की सपोज करो किसी को मिलाते तो दिखता है कि हाँ देखो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है, ऐसे दिखता है ना। उस कलर अपना बदल देगा रिएक्शन करेगा तो कलर बदलने से भी पता चल रहा है कि हाँ रिएक्शन कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे एडवांटेज है, इसलिए बहुत फेमस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक, तो KMnO4 और बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाकी सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत रेयर यूज़ होता है। रिड्यूसिंग एजेंट हम बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट पे रहे, सबसे कम रहे, तो उससे फिर से कम होगा, उससे ऑप्शन है। जैसे अगर आपसे हम पूछें NH3 पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, अरे X हाइड्रोजन का +3 = 0, तो X का वैल्यू तो, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन इसका हाईएस्ट +5 होगा और लोएस्ट, क्यों, क्योंकि 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट पूरा होगा, तो 3 से ज़्यादा 4 लेगा तो रखेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मिनिमम कितना हुआ, तो ये लोएस्ट हो गया। तो इसके बाद लोएस्ट के बाद -4 होगा, मैंने इसके बाद फर्दर रिड्यूस होने का ऑप्शन है, तो फर्दर इसके पास क्या ऑप्शन है, ऑक्सीडाइज होने का ऑप्शन है। और जो खुद ऑक्सीडाइज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझे। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोअर में चला गया, इससे -4 तो ऑप्शन है नहीं, तो -4 तो जाएगा नहीं, लेकिन -3 से कहाँ तक जा सकता है, तो -3 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब खुद क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज, और जो खुद ऑक्सीडाइज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको भी नोट पॉइंट लिख लो। द मॉलिक्यूल इन विच oxidation state of central atom is lowest behave as a reducing agent, behave as a reducing agent in redox reaction, behave as a reducing agent in redox reaction। एग्जाम्पल लिख लिए हम लोग, लेकिन ना ध्यान रखिएगा ये सब ज़्यादा फेमस, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट है ना उतना फेमस रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि अमोनिया गैस है, इसको बंद करके रखिएगा तो उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो बहुत सारा ऐसा है कि उतना आसानी से स्टोर नहीं है, थोड़ा महंगा, बहुत सारा ऐसा है। और अमोनिया महकता भी बहुत है, कहाँ कोई रख के रखा फंस रहा है, कलर भी नहीं पता चलेगा, तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसमें फेमस यूज़ जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है ना आयरन +2 वाला है, इसका नाम क्या है, फेरस। और आयरन का हम बोले थे ना 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फेरस और, तो बताओ कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, कम हुआ, तो लोएस्ट बोले ना इसका, तो इसको Fe बोलिए, या कभी कभी इसी को आप FeSO4 लिखा रहता है। Fe इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना, कभी भी रिएक्शन होगा तो क्या होगा, Fe+2 किस में चेंज होगा, और बताओ कि Fe+2 से +3 होगा, मतलब खुद क्या करेगा ये, और जो खुद ऑक्सीडाइज करता है वो क्या होता है, तो Fe2+ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Fe2 ऐसे रखिएगा ना तो आयन तो नहीं रखेगा, हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल रखा जाता है ना, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, उसके साथ ऐसे मिला देंगे। अब ये भी जो है ना FeSO4 भी उतना अच्छा से स्टेबल नहीं है, रिएक्शन कर करके टूटते रहता है, तो इसको और स्टेबल करने के लिए क्या होता है, इसके साथ और मिला जुला के, मतलब इसको ऐसा मिला के रखा जाता है। थोड़ा सा ये देखने में लगेगा भारी भारी, मतलब है वही, देख लीजिए
ये देखो सब मिला के ही है यही, लेकिन सब मिला के रखिएगा ना तो ये स्टेबल होता है। इसका नाम स्पेशल ध्यान रखिएगा, नाम पहले भी लिखे हैं, मोहर सॉल्ट। है इतना भारी भारी, लेकिन मोहर सॉल्ट में खाली मेनली इंपॉर्टेंट कौन है, और इसमें भी कौन इंपॉर्टेंट है, और ये फिर रिएक्शन करेगा तो क्या चेंज होगा, फेरस किस में चेंज होगा, तो फेरस फेरिक में चेंज होगा। तो भाई तो बताइए कि ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो बिहेव क्या करेगा, ठीक है। मतलब कभी कभी खाली ऐसा लिख देगा आपको, इसको भी और अच्छा कहिए तो ये होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, यानी मोहर सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। मोहर सॉल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। कल का क्लास में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ख़त्म। बैलेंसिंग का 2 मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक्स्ट्रा बता दिए जान के थोड़ा थोड़ा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नाम पहले भी लिखे हैं, फेरस। अभी थोड़ा देर पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन पे +2 है और कार्बन पे, याद करो ना, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट में कार्बन पे 2x, ना, और कार्बन का मैक्सिमम कितना जा सकता है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है ना, एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का 6, तो यही ना होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसमें जो फेरस ऑक्सीलेट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा कोई भी, तो इसमें फेरस किस में चेंज होगा, और ऑक्सीलेट आयन पे कार्बन पे कितना है, वो किस में चेंज होगा, किसमें, +3 किसमें, तो बताओ यहाँ पे +2 वाला चेंज हो गया, +3 वाला चेंज किस में हो रहा है, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस, और जो खुद ऑक्सीडाइज करता है वो क्या होता है, तो फेरस ऑक्सीलेट इज वेरी, खाली अलग अलग सोचिए ना इसको, तो आप खाली सोचिएगा तो देखो फेरस तो पहले पढ़ चुके हैं, फेरस नहीं पढ़े, हाँ, अब इसको अलग पढ़िएगा तो अलग कौन है, ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ऑक्सीलेट भी तो आयन है, इसके साथ किसी न किसी साथ रखिएगा। इसी को अगर आप फेरस के रख दिए, फेरस ऑक्सीलेट, अगर इसको अगर हम लोग ध्यान रखो, अगर हम लोग इसको ऐसे रखेगा तो क्या नाम तो इसका क्या हो गया, ये है एसिड, लेकिन एसिड के साथ साथ क्या है, इसमें ऑक्सीलेट आयन है, ऑक्सीलेट आयन है तो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझिए, ये है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये एसिड कब बिहेव करेगा, जब ही, और जब ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीलेट आयन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने ये 2 बहुत फेमस है, ध्यान रखना, कौन, फेरस और ऑक्सीलेट, फेरस और, तो फेरस को बदल के ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीलेट को भी देखो कभी ऐसे लिखेंगे, कभी ऑक्सीलिक एसिड लिखेंगे, ऑक्सीलेट होना चाहिए, जहाँ ऑक्सीलेट दिख जाए मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आगे का हेडिंग हम लोग अगले क्लास के लिए, टाइम हो गया क्या, तो आगे क्लास के लिए हम लोग बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो सब लोग क्या करिएगा, देखो कल हम जो पढ़ाएंगे उसमें रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग बताएंगे, तो सारा बैलेंसिंग में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है वो ज़रूरत नहीं होगा आपको, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। जिसको नहीं आएगा आज हम अभी भेज देंगे, उसको देख के आना, पहले क्लियर कर लेना हमसे, ठीक। चलो बाय।